नमस्कार दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे विद्युत आवेश। विद्युत आवेश के बारे में आज हम इसकी पूरी डिटेल देखेंगे। विद्युत आवेश की सबसे पहले हम देखते हैं इसका इतिहास, विद्युत आवेश की हिस्ट्री। इसके इतिहास के बारे में देख लेते हैं। पहले इसका इतिहास हिस्ट्री। इतिहास के बारे में बात करें तो लगभग 600 ईसा पूर्व 600 BC ग्रीक में एक आदमी था, उसका नाम था थेल्स, मिस्टर थेल्स। उसने क्या किया, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया जो कि होता है हम एम्बर होता है एक, जेवरों में इसको लगाते हैं एम्बर को। ये होता है पीले प्लस थोड़ा भूरा होता है, भूरा पीला कह लो, भूरे पीले रंग का होता है एम्बर। अब एम्बर को उसने लिया, एक एम्बर ले लिया, एम्बर की रिएक्शन करवाई उसने, या एम्बर को उसने घिसा किसके साथ, ऊन के साथ। एम्बर को उसने घिसा ऊन के साथ और फिर इस एम्बर को ले गया वो, और उसने देखा कि इस एम्बर के ऊपर कागज के छोटे छोटे टुकड़े चिपक गए, या कह लो कि भूसे के छोटे छोटे टुकड़े चिपक गए। तो कागज या भूसा क्या होता है, उदासीन। तो मतलब ये जो एम्बर है ये किसी आवेश से आवेशित हो गई, और इस आवेशित होने का कारण क्या है, इसको ऊन के साथ इसने रगड़ा, ऊन के साथ रगड़ा तो ये आवेशित हो गई। और ये काम इसने किया था आज से 600 मतलब ईसा के टाइम से भी 600 साल पहले ग्रीक में उसने ये खोज कर ली थी। चलो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसकी डेफिनेशन। क्या होता है विद्युत आवेश और कैसे इसको किया जाता है डिफाइन, इसको परिभाषित कैसे किया जाता है। इसकी कोई निश्चित परिभाषा तो दी नहीं गई है, तो इसकी परिभाषा पहले देखते हैं कि परिभाषा कैसे कैसे दी गई। मान लो ये एक पदार्थ है, ये है एक पदार्थ और ये पदार्थ है आवेशित, पदार्थ है आवेशित। अब इस आवेशित पदार्थ की एक डेफिनेशन देनी है जिससे कि हमको आवेश की परिभाषा मिल सके। अब इसको डिफाइन किया है। अब हमने दूसरा पदार्थ लिया, माना इस पर आवेश है अब पॉजिटिव, और इस पर भी हमने जो नया जो पदार्थ लिया है उस पर भी पॉजिटिव आवेश है। दोनों को पास में लाए तो दोनों में होगा प्रतिकर्षण। अब इसी पदार्थ को जो कि पॉजिटिव आवेश से आवेशित था, ये पॉजिटिव, अब लाए इसको जो कि नेगेटिव आवेश से आवेशित है, इसके पास में लाए, तब इन दोनों में होगा आकर्षण। यहाँ हो रहा था प्रतिकर्षण। ये दोनों पदार्थ है जो कि आवेशित है, ठीक है। यहाँ से समान आवेश है दोनों, और यहाँ
विपरीत आवेश है। समान आवेश होने पर प्रतिकर्षण और विपरीत आवेश होने पर आकर्षण। तो ये आकर्षण और प्रतिकर्षण की जो एक क्रिया है इसको कहते हैं अन्योन्य क्रिया। आकर्षण और जो प्रतिकर्षण जो एक क्रिया है इसको कहते हैं अन्योन्य क्रिया। तो अन्योन्य क्रिया के आधार पर इसको इसकी एक परिभाषा दी गई है, उसको देखते हैं। तो आवेश क्या होता है? आवेश होता है किसी पदार्थ की एक प्रॉपर्टी, किसी पदार्थ का एक गुण। तो अब एक परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा लिखते हैं, किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जो किसी अन्य वस्तु के साथ अन्योन्य क्रिया दर्शाए, प्रतिकर्षण या आकर्षण। किसी पदार्थ का वह गुण जो किसी अन्य आवेशित पदार्थ, आवेशित पदार्थ के साथ अन्योन्य क्रिया करे तो वह पदार्थ, मतलब यह पदार्थ, तो वह पदार्थ आवेशित पदार्थ कहलाता है। ये होगी हमारी पहली डेफिनेशन। एक और डेफिनेशन लिखते हैं इसके अलावा। और अब दूसरी डेफिनेशन देखते हैं। अब हम देखते हैं कि मान लो, पहले इस डेफिनेशन को समझते हैं ये कैसे बनी। एक हमारे पास आवेश है, प्लस आवेश है या माइनस आवेश है, जो कुछ भी लेना चाहो। यदि ये पदार्थ, ये आवेश अभी स्थिर अवस्था में है, स्टेडी स्टेट में, अभी यदि ये स्थिर अवस्था में है, स्टेडी स्टेट में है, तो यह केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। यदि यह आवेश एक समान वेग से, v वेग से चल रहा है, यह आवेश एक समान वेग v से गतिशील है, चाहे से प्लस हो चाहे से माइनस आवेश हो, एक समान वेग, और यहाँ भी चाहे से प्लस हो चाहे से माइनस हो। यदि स्थिर है तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, चाहे से प्लस हो चाहे से माइनस हो। यदि एक समान वेग से गतिशील है तो ये करेगा विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र। और यदि आवेश चाहे से माइनस हो चाहे से प्लस हो, ए त्वरण से त्वरित हो रहे हैं, इसका एक्सेलरेशन ए है, एक समान रूप से त्वरित हो रहे हैं, तो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ विद्युत चुंबकीय तरंगे भी उत्पन्न करेगा, विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करेगा। एक बार इसको
दोबारा देख लेते हैं। यदि आवेश स्थिर अवस्था में है, स्टेडी स्टेट में है, तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। यदि आवेश एक समान वेग से गतिशील है तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। और यदि ए त्वरण से त्वरित है, ए त्वरण के साथ उसका वेग बढ़ रहा है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगे विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के साथ उत्पन्न करेगा। अब देखते हैं डेफिनेशन, दूसरी आवेश की दूसरी परिभाषा। दूसरी परिभाषा देख लेते हैं। किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जिस गुण के कारण वह पदार्थ विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करे। यदि स्थिर है तो विद्युत क्षेत्र, यदि गतिशील है तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। तो हम लिख लेते हैं किसी पदार्थ का वह गुण जो कि विद्युत क्षेत्र कब, जब केवल स्थिर हो, विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करे तो वह विद्युत आवेश कहलाता है। हमने विद्युत क्षेत्र लिख लिया, चुंबकीय क्षेत्र लिख लिया, विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं लिखी। विद्युत चुंबकीय तरंगे ए त्वरण से त्वरित होने पर निकलती है, वो एक्स। तो जिस टाइम विद्युत चुंबकीय तरंगे निकल रही है उस टाइम ये दोनों भी निकल ही रही है, तो अपना काम इन दोनों से चले जा रहा है। विद्युत क्षेत्र तब भी निकल रही है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र तब भी बन रहा है। विद्युत क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय क्षेत्र ए त्वरण से त्वरित होने के जब हमारा पदार्थ ए त्वरण से त्वरित हो रहा था और विद्युत चुंबकीय तरंगे साथ में निकाल रहा था, तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहे थे, तो उसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास हो गई दो परिभाषाएं जिनको कि हमने समझ भी लिया। किसी पदार्थ का वह गुण जो विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करे विद्युत आवेश कहलाता है। और किसी पदार्थ का वह गुण जो अन्य आवेशित पदार्थ के साथ अन्योन्य क्रिया करे, वह पदार्थ आवेशित पदार्थ कहलाता है। अन्योन्य क्रिया बोले तो आकर्षण और प्रतिकर्षण। अब हम देखते हैं इसकी यूनिट, इसकी इकाई। आवेश की इकाई, यूनिट ऑफ चार्ज। जब इकाई की बात करें तो इकाई की दो पद्धतियां होती है, एसआई व सीजीएस। एसआई पद्धति में आवेश की इकाई है कूलाम। एक मिनट, कूलाम
इसको लिखते हैं सी से, और इसका फेराडे इसकी एक इकाई है, इसको लिखते हैं कैपिटल एफ से। एक होता है फेरड और एक होता है फेराडे। एक होता है फेरड और एक होता है फेराडे। फेरड आवेश की इकाई नहीं है, फेराडे आवेश की इकाई है। फेरड इकाई है कैपेसिटेंस की। संधारित्र की। तो यहां पर फेरड और फेराडे में ध्यान रखना है। और सीजीएस में स्टेट कूलम ESU। अब देख लेते हैं इनमें रिलेशन। संबंध देख लेते हैं इनमें। तो एक कूलाम बराबर होता है 96,000। एक फेरड बराबर होता है 96,500 कूलाम। और एक कूलाम होता है 3 × 10⁹ ESU। ये इनमें रिलेशन होता है। ठीक है, अब चलते हैं कुछ प्रयोग करते हैं। अब कुछ प्रयोग करते क्या है, कुछ प्रयोग किए हुए हैं उनको समझते हैं। बचपन में इन प्रयोगों के साथ हम खेल चुके हैं। तो पहले एक टेबल बनाते हैं। यहाँ पर लिखते हैं पॉजिटिव आवेश और यहाँ पर लिखते हैं नेगेटिव आवेश। पहला देखते हैं, पॉजिटिव आवेश आता है कांच की छड़ पर। कब? जब इस कांच की छड़ को रगड़ा जाता है रेशम के कपड़े के साथ, और रेशम के कपड़े के ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। हमने देखा था कि चार्ज को अलग से पैदा नहीं किया जा सकता। जितना रेशम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा उतना ही कांच के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। दूसरा हम देखते हैं, पॉजिटिव चार्ज आता है बिल्ली की खाल पर। कब आता है? जब उसको रगड़ा जाता है या तो रगड़ लो उसको
प्लास्टिक की छड़ के साथ, या रगड़ लो उसको, एबोनाइट की छड़ के साथ। अब ये दो ही एक्सपेरिमेंट, अब इन दो को देख समझते हैं कि आकर्षण और प्रतिकर्षण बल कैसे लगते हैं, समान आवेश कैसे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश कैसे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये अभी हम देखते हैं। हमने क्या किया, कांच की छड़ ली, उसको रेशम के साथ रगड़ा, तो इससे क्या परिणाम निकला, जो एक कांच की छड़ थी ये हो गई धनावेशित। ठीक है, दूसरा था एबोनाइट की छड़, एबोनाइट को रगड़ा, बिल्ली की खाल के साथ, इससे परिणाम क्या निकला, एबोनाइट की छड़ हो गई ऋणावेशित। ये हमारी एबोनाइट की छड़। ठीक है, अब हम इन छड़ों से अलग अलग काम करवाते हैं। पहले एक लिया हमने स्टैंड, इस पे बांध दिया कांच की छड़ को, कांच की छड़ को बड़ा बना दिया, कांच की छड़ पे था पॉजिटिव आवेश। अब वही एक दूसरी कांच की छड़ हम इसके पास में ला रहे हैं, जो कि वही सेम धनावेशित है, और जिसको कि रगड़ा गया था किसके साथ, रेशम के साथ, धनावेशित। ये दोनों क्या है, कांच की छड़, कांच की छड़। तो जब ये लटकी हुई कांच की छड़ को, लटकी हुई धनावेशित कांच की छड़ को छड़ के पास में दूसरी धनावेशित कांच की छड़ को लाया जाता है, तो ये कांच की छड़ कैसे हो जाती है, इसकी ये अपनी पोजीशन चेंज करके थोड़ी टेढ़ी हो जाती है। टेढ़ी होने का मतलब पहले यहाँ थी, इससे दूर की तरफ टेढ़ी होती है, इधर की तरफ टेढ़ी नहीं होती, इसकी दूर की तरफ टेढ़ी होती है ऐसे। मतलब ये अपनी दूरी को और बढ़ा, पहले पास में थी अब थोड़ी दूर हो गई तो दूरी को बढ़ा लिया, तो मतलब दूर हो गई, तो दूर होगी मतलब प्रतिकर्षण। इसमें इसने क्या किया, प्रतिकर्षित किया इसने। तो इससे क्या देखा कि दो समान आवेश से आवेशित छड़ों को एक पास में लाया हमने, तो प्रतिकर्षित हुई। तो मतलब समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो यही काम इस छड़ के साथ करके देख लेते हैं, एबोनाइट की छड़ के साथ। देखिए सेम होता है या नहीं होता। एक काम को दो बार करने से तसल्ली मिल जाती है, तो हम अपनी तसल्ली कर लेते हैं, देखिए करता है या नहीं करता। तो इसमें भी वही किया, प्रतिकर्षण किया हमने, करके देखा, वही करके देखा, एबोनाइट की छड़ को लटकाया, फिर दूसरी छड़ लाए, वही एबोनाइट की माइनस आवेश से आवेशित, फिर वापस इसने पोजीशन चेंज कर ली। तो फिर हमने एक निष्कर्ष निकाल लिया कि हाँ भाई साहब समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो अब एक स्टेटमेंट लिख दिया, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं।
अब हमने अगला क्या किया, जो एक कांच की छड़ लटक रही थी इसके पास में लाए कांच की धनावेशी छड़, इसके पास में लाए ये कांच एवोनाइट की छड़, ये माइनस, तो ये क्या हुई, इधर की तरफ टिल्ट हो गई, इधर की तरफ झुक गई, इधर की तरफ झुक गई ये छड़ कांच की, मतलब पहले दूर थी ये, अब इसके पास में आ गई, तो मतलब क्या हुआ, आकर्षण। और हमें पता ही था कि ये दोनों विपरीत आवेश है, एक प्लस है और एक माइनस है, तब इससे क्या लिख सकते हैं अपन, विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। लिखते हैं, विपरीत आवेश लिख लिया ना, हाँ विपरीत आवेश लिखते हैं अब, विपरीत आवेश एक दूसरे को करते हैं आकर्षित करते हैं। ये दोनों स्टेटमेंट देख लिए। हमने एक्सपेरिमेंट किए दो, उन दोनों एक्सपेरिमेंट से देखा, जब कांच को कांच के पास में लाए, कांच की छड़ को कांच के पास में लाए, तो उन्होंने इस कांच की जो लटक रही थी उसको दूर की तरफ झुका दिया। वही काम किया, एवोनाइट की छड़ को लाए, एवोनाइट की छड़ को लटकाया, उसी के पास में एवोनाइट की छड़ लाए, तो इसने भी वही काम किया, दूर की तरफ इसको झुका दिया। तो मतलब दोनों स्थितियों में प्रतिकर्षित किया। तो यह स्टेटमेंट दिया कि समान आवेश प्रतिकर्षित करते हैं। फिर हमने किया, एक एवोनाइट की छड़ को या कांच की छड़ को पहले लटका दिया, एवोनाइट की को भी लटका सकते हैं या कांच की को भी लटका सकते हैं। कांच की को लटकाया तो एवोनाइट के लिए आओ, एवोनाइट की को लटकाया तो कांच के लिए आओ, और कांच की को यहाँ ले आए, एवोनाइट की को लटकाया और कांच की को लाए, तो दोनों इसने अपनी पोजीशन बदल के इधर इसकी तरफ झुकाव लिया। तो इससे स्टेटमेंट दिया कि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं। अब अगला टॉपिक देखते हैं, चालक और कुचालक। चालक और कुचालक। चालक को कहते हैं कंडक्टर एंड कुचालक को इंसुलेटर। ठीक है, चालक देखते हैं। मान लो कोई पदार्थ है, ये हमारे पास लोहा। लोहे में यदि हम इधर से एक बिजली का तार लगाते हैं और इधर से ग्राउंड कर देते हैं, या कहो कि इस लोहे के पदार्थ में एक लगाते हैं हम बैटरी, एक बैटरी लगा दी, तो
तो इस लोहे के अंदर से करंट फ्लो करना चालू हो जाएगा। इसका पता हम लगा सकते हैं, यहाँ एक बल्ब लगा लो तो ये बल्ब जलने लग जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इस लोहे के पदार्थ के अंदर से करंट फ्लो आसानी से हो रहा है। मतलब ये लोहा विद्युत का चालन कर रहा है, विद्युत का चालन कर रहा है। अब हम देखते हैं, इस लोहे के टुकड़े की जगह हम लेते हैं लकड़ी का टुकड़ा, लकड़ी। फिर वही काम करते हैं, एक बैटरी लगाते हैं, और यहाँ एक वही बल्ब लगाते हैं। अब क्या करता है ये बल्ब? नहीं जलता। और इस कंडीशन में क्या होता है, ये बल्ब जलने लगता है। तो यहां पर ये बल्ब नहीं जल रहा, तो ये लकड़ी क्या हुई? इस लकड़ी के अंदर से विद्युत का चालन नहीं हो रहा, तो ये विद्युत का चालन नहीं हो रहा। तब देखते हैं, इन्हीं आधार पे देखते हैं चालक और कुचालक। चालक पदार्थ का वह गुण है जो कि मुक्त आवेश, जो कि मुक्त आवेश को फ्लो करा सके, या जिस पदार्थ में मुक्त आवेश आसानी से फ्लो कर सके। चालक चालक पदार्थ का वह गुण जिसमें मुक्त आयन, आयन लिखते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव, मुक्त आयन आसानी से प्रवाहित हो सके। हमने लेके देखा था एक लोहे का टुकड़ा, इसको लगाने के बाद में ये जो बल्ब था हमारा जल गया था। तो मतलब इस लोहे के अंदर से मुक्त आयन पॉजिटिव हो या नेगेटिव, उनका प्रवाह होगा, तभी तो यहाँ करंट फ्लो होगा। करंट इधर से इधर तक आएगा, ये तो हमने तार लगा रखा है। और यहाँ आने के बाद में यहाँ से तभी फ्लो होगा जब इसके अंदर से ये गुजर जाएगा। इसके अंदर से कब गुजरेगा? जब इसमें मुक्त आयनों का आसानी से प्रवाह हो सके, या मुक्त आयन आसानी से प्रवाहित हो सके। तो मुक्त आयन आसानी से प्रवाहित हुए तो चालक कहा उसको। तो ये लिखो चालक की परिभाषा, पदार्थ का वह गुण जिसमें मुक्त आयन क्या क्या हो सकते हैं? प्लस भी हो सकता है या माइनस भी हो सकता है। मुक्त आयन आसानी से प्रवाहित हो सके, ये तो हो गया चालक की परिभाषा, लिख लो। तो ये चालक। अब कुचालक इसका उल्टा, जिसमें आयन प्रवाहित नहीं हो सके। पदार्थ जिसमें उसमें मुक्त आयन पाए ही नहीं जाएंगे, मुक्त आयन एब्सेंस, जिसमें और मुक्त आयन अनुपस्थित होंगे तो उनका प्रभाव भी नहीं होगा। तो जिसमें मुक्त आयन नहीं पाए
जाते हैं या उनका प्रभाव भी नहीं होगा, उनका प्रभाव नहीं होता है। तो ये हो गई हमारी चालक और कुचालक की परिभाषाएं। अब आगे हम देखते हैं कि कैसे कैसे पदार्थों में आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है। आवेशन की विधियां। आवेशन की विधियां। आवेश बहुत सारे तरीकों से पैदा किया जा सकता है। तो 3 विधियां हम देखेंगे। पहली होती है जो हम पढ़ चुके, घर्षण, एबोनाइट और कांच वाला घर्षण द्वारा। इसको अब यहाँ दोबारा नहीं पढ़ेंगे, ये हमने पहले ही कर लिया। दूसरा देखेंगे, पहला देखा घर्षण, दूसरा देखेंगे चालन, चालन या संपर्क द्वारा। चालन या संपर्क द्वारा मतलब दो कंडक्टर, दो चालक, जो एक तो अनावेशित हो और एक आवेशित हो, दोनों को पास पास मिला, और ये दूसरा, दोनों को एक साथ लाके रख दिया। ये तो आवेशित है, प्लस या माइनस, और ये अनावेशित है, तो ये अपना प्लस इसको भी दे देगा, और फिर बाद में दोनों को अलग अलग कर लेंगे, ये भी देखते हैं। और तीसरा है प्रेरण द्वारा आवेशन। तो अब हम 2 देखते हैं, ये चालन द्वारा और प्रेरण द्वारा आवेशन। पहले देखते हैं चालन द्वारा। चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन में देखते हैं हम, एक लेते हैं धातु का गोला। यह है धातु का गोला जो कि अनावेशित है। इसको लगाया एक स्टैंड पे, ये स्टैंड है कुचालक। ये एक स्टैंड है जमीन पे, जैसे कि जमीन पे ये मार्कर रखा, इस मार्कर के ऊपर एक गोला रख दिया धातु का, जिस पर कि कोई भी चार्ज नहीं है, और इनको एक गोंद से चिपका दिया। ठीक है, ये गोला है अनावेशित। ठीक है, और ये स्टैंड है कुचालक। यहाँ इस स्टैंड का कुचालक होना बहुत जरूरी है। यदि चालक होगा तो जब इसको आवेशित करेंगे तो सारा आवेश धरती में चला जाएगा इस चालक छड़ से। तो इस छड़ को रखना है हमको कुचालक, जिससे कि जब ये चार्ज हो, जब इसमें आवेश आए तो ये नीचे नहीं जाए। अब लाते हैं एक दूसरा गोला, और एक दूसरा गोला लाते हैं, ये रहा दूसरा गोला। छोटा बनाते हैं थोड़ा। दूसरा गोला ये रहा। अब इस पर मान लेते हैं ये ऋणावेशित गोला है। अब इस ऋणावेशित गोले को लाते हैं इसके पास में, और इसको लगाते हैं, इसको कराते हैं टच, या तो इसको टच करा के इसके पास में लिया हो, या एक चालक तार द्वारा इनको जोड़ दो। टच करवाना या चालक तार द्वारा इनको जोड़ना, दोनों एक ही बात है। तो या तो टच करवा लो, या चालक, ये तार है चालक, या इसको टच करवा लो, ऋणावेशित था ये। तो अब इसने क्या किया, ये अपना ऋणावेश इसको भी दे दिया। इन्होंने
इसने अपना आवेश बांट लिया। और अब इसको कर लो वापस अलग, तो ये स्टैंड, ये गोला, इस पर आ गया नेगेटिव चार्ज, ये हो गया ऋणावेशित, और दूसरे गोले को हम अब दूर ले जाओ, या फिर तार से कनेक्ट कर रखा है तो इस तार को काट दो, इस तार को छुड़ा दो, ये भी ऋणावेशित। अब इसका ऋणावेश, इसका ये आवेश है ये कम हो गया क्योंकि इसने थोड़ा बहुत आवेश इसको दे दिया, कितना भी दिया हो, वो गोले की साइज पे, इसके रेडियस पे, मतलब इसकी त्रिज्या पे, इन सब पे डिपेंड करता है। ये सब आगे आगे देखेंगे कि कितना आवेश देते हैं, कितना आवेश होने पर, कितनी त्रिज्या होने पर, सब आगे देखेंगे, लेकिन ये देता जरूर है। तो इसने दे दिया, अब दोनों हो गए ऋणावेशित। सेम प्रोसेस होता है यदि यहाँ पर इस गोले को लाए हम धनावेशित हो ये गोला, और धनावेशित गोले को लाए तो ये अपना धनावेश इसको दे देगा थोड़ा। तो ये हो गई अपनी चालन द्वारा या संपर्क द्वारा। चालन चालन हो ही रहा है, और संपर्क भी इसी को कहेंगे। या तो संपर्क करा लो या एक चालक तार द्वारा इनको जोड़ लो। अब देखते हैं प्रेरण द्वारा। चालन द्वारा हमने किया तो क्या निष्कर्ष निकला? अनावेशित गोले पर समान आवेश आया। जिस आवेश का गोला हम उसके पास उसके संपर्क में ला रहे हैं वैसा ही आवेश अनावेशित गोले पर आया। अब प्रेरण द्वारा देखते हैं। प्रेरण में भी वही करते हैं, लेकिन प्रेरण में संपर्क नहीं कराते हैं या चालन नहीं करवाते हैं, एक दूसरे को सटाएंगे नहीं, थोड़ा दूर रखेंगे बस। अब दूर रखने पर क्या होता है ये देखते हैं थोड़ा गौर से। वही गोला अनावेशित, वही कुचालक स्टैंड, कुचालक स्टैंड, और ये गोला होगा चालक, चालक गोला। अब एक दूसरा गोला होता है ये भी चालक गोला है। अब इसको लेते हैं हम प्लस आवेश से आवेशित गोला लाते हैं। अब प्लस आवेश से आवेशित गोले को अब इसके पास में लाते हैं, पास में लाए, ये प्लस आवेश से आवेशित गोला। अब क्या किया, ये दोनों सतह पास पास है, तो इस प्लस आवेश ने यहाँ पर जो जितने भी प्लस आवेश थे, ये उदासीन में क्या होता है, जितने प्लस होते हैं उतने ही माइनस होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। तो प्लस आवेश ने क्या किया, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचना चालू कर दिया। प्लस को इधर तो कर नहीं सकता क्योंकि प्लस केवल नाभिक में होता है, प्लस प्रोटॉन के पास होता है और प्रोटॉन केवल नाभिक में होता है। नाभिकीय बल सबसे प्रबल बल होता है, उसको तोड़ना बहुत ही कठिन होता है, इसलिए प्लस को इधर धकेला नहीं जा सकता। तो प्लस को धकेला नहीं जा सकता तो क्या किया, पूरे जितने इलेक्ट्रॉन हो सकते थे उनको अपनी ओर आकर्षित कर लिया। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आकर्षित कर लिया, तो इसकी ये वाली सतह जो है यहाँ से यहाँ तक जो इसके ज़्यादा नज़दीक है वो हो गई ऋणावेशित, और जो ये छड़ है जो दूर है यहाँ से, यहाँ के इलेक्ट्रॉन इधर चले गए तो ये हो गई धनावेशित। अब देखते हैं इसको इधर, ये स्टैंड कुचालक स्टैंड, ये चालक गोला, ये हो गई थी प्लस आवेश से आवेशित, ये हो गई थी ऋणावेशित, और ये प्लस
धनावेशित गोला इसके पास में था, ये धनावेशित गोला, ये सतह हो गई थी ऋणावेशित, ये हो गई थी धनावेशित। अब हमको क्या करना है, इस गोले पर आवेश, इस गोले को आवेशित करना है, जो कि अनावेशित गोला था ये, इसको आवेशित करना है। तो आवेशित करने के लिए क्या करते हैं, एक तार लगाते हैं यहाँ पर और इसको जमीन में लगा देते हैं। ये सिंबल ग्राउंड करने का है, तो जमीन पर लगा देते हैं। तो ये जो पूरा प्लस आवेश है ये सारा जमीन में चला जाएगा, ये माइनस आवेश जमीन में नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि इस माइनस आवेश को ये आकर्षित करके रखा है। यदि इस गोले को हम दूर ले जाएंगे यहाँ से तो ये माइनस भी ग्राउंड हो जाएगा, लेकिन इस गोले को अभी यहाँ से हटा नहीं रहे, इस गोले को नहीं हटा रहे तो माइनस तो यहाँ पर ग्राउंड में जाएगा नहीं और प्लस आवेश पूरा ग्राउंड में चला जाएगा। फिर अब क्या करते हैं, ग्राउंड में चला गया, ग्राउंड में जाने के बाद में इसको ग्राउंड से हटा लेते हैं। अब ग्राउंड से हटाते हैं, इधर प्लस तो पूरा चला गया था, इधर माइनस माइनस बच गया। अभी भी गोला यहीं पास में ही है। अब अगले स्टेप में क्या करते हैं, इस गोले को दूर ले जाते हैं। इस गोले को दूर ले जाते ही हमने देखा था चालक गोला है ये, और चालक वस्तु पर आवेश पूरी सरफेस पे फैल जाता है, सतह पर आवेश सतह पर रहना पसंद करता है। और जब करंट फ्लो होता है किसी वायर में से, मान लो इतना मोटा वायर है तो उसका करंट केवल सरफेस से ही फ्लो होगा, इस वायर के अंदर से कभी करंट नहीं जाएगा। करंट हमेशा ऊपर सतह से जाना पसंद करता है। तो ये आवेश क्या करेगा, पूरी सतह पे फैल जाएगा। ये स्टैंड पे लगा हुआ था, ये माइनस आवेश से आवेशित हो गया और पूरा ऋण आवेश था जो पूरा इसकी सरफेस पे फैल गया। तो ये क्या हो गया, ये आवेशित हो गई। और ये इस विधि को क्या कहेंगे, आवेशन। आवेशन में क्या हुआ, सॉरी, इस आवेशन की इस विधि को क्या कहेंगे, प्रेरण। प्रेरण में क्या देखा हमने कि इस गोले पर आवेश आया, कैसा आवेश आया, जिस प्रकृति का हम इसके पास में गोला लाए थे उसके विपरीत प्रकृति का आवेश आया। और चालन में क्या देखा था, अनावेशित गोले पर समान आवेश आएगा, क्योंकि हमने उसको टच करवाया था तो आधा चार्ज दे दिया था उसने, आधा या कितना भी उसको हम बाद में देखेंगे। तो समान आवेश, चालन में क्या आया, समान आवेश आया। प्रेरण में क्या आया, विपरीत आवेश आया। प्रेरण में विपरीत आवेश आया। जिस आवेश से आवेशित गोला हम इसके पास में लाए थे उसके विपरीत आवेश आया। यदि यहाँ पर माइनस लाते तो यहाँ पर प्लस को, यहाँ पर पूरे इलेक्ट्रॉनों को इधर धकेल देता, इलेक्ट्रॉनों को हम ग्राउंड कर देते और यहाँ पर पूरा धनावेशित हो जाता है गोला, और फिर दूर ले जाने पर पूरा धनावेश यहाँ फैल जाता। यदि यहाँ पर माइनस लाते तो ये धनावेशित हो जाता, प्लस लाए हैं तो ये पूरा गोला ऋणावेशित हो गया। तो ये हो गई प्रेरण की विधि। घर्षण तो हम पढ़ ही चुके हैं, एबोनाइट की छड़ को रगड़ा बिल्ली की खाल के साथ, और कांच की छड़ को रगड़ा था ऊन के साथ। अब देखते हैं आवेश को नापा कैसे जाता है। देखते हैं आवेश को कैसे नापा जाता है।
आवेश का मापन। आवेश का मापन किया जाता है या तो उस जो सर्किट है, जो परिपथ है अपना, परिपथ कैसे बनता है, एक रजिस्टर होता है, एक प्रतिरोध होता है, इसमें एक बैटरी लगा दो। अब इसमें आवेश देखना है, या तो यहां पर लगा लो एक एमीटर, या लगा लो यहां पर एक वोल्टमीटर। तो एमीटर से देखते हैं, वोल्टमीटर से देखते हैं। और एक विधि है जो कि इसमें अभी हम प्रयोग करके भी देखेंगे, गोल्ड फॉइल इलेक्ट्रोस्कोप, हिंदी में कहेंगे इसको स्वर्णपत्र इलेक्ट्रोस्कोप को कहेंगे विद्युत दर्शी, स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। अब स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी कैसे काम करता है ये अब देखते हैं। स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी, एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी, गोल्ड फॉइल इलेक्ट्रोस्कोप। इसमें हम देखते हैं, अब पहले लेते हैं एक कांच की शीशी ले ली, कांच की शीशी में लगाई हमने एक लोहे की छड़ या एक चालक छड़। यहाँ पर लगाई एक चकती, एक प्लेट लगा दी यहाँ, और इसको बंद कर दिया कॉर्क से। कॉर्क होता है ना, बोतलों में लगाते हैं लकड़ी का, कॉर्क से बंद कर दिया। और यहाँ लगाया हमने सोने की 2 पत्तियां, स्वर्णपत्र। ये सोने की 2 पत्तियां ऐसे लगाई है नीचे, और यहाँ ऊपर लगाया है, जैसे कि ये ऊपर मार्कर जो है ये छड़, और ये मेरे हाथ सोने की 2 पत्तियां। और ये छड़ मान लो आवेशित है, प्लस आवेश से ही आवेशित है, या यदि नहीं भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम थोड़ा प्लस आवेश से आवेशित मान लेते हैं, जिससे कि आसानी से हमको ये एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट मिल सके। अब एक दूसरा एक गोला लाते हैं धातु का, और इसके पास में लाते हैं जो कि धनावेशित हो। धनावेशित गोले को इसके पास में लाएंगे तो क्या करेगा, ये चालक चकती है, यहाँ से पूरे धनावेश को प्रतिकर्षित करेगी। धनावेश को प्रतिकर्षित करेगी तो ये धनावेश नीचे जाएगा और नीचे जाएगा, सारा धनावेश, मतलब ज़्यादातर धनावेश यहाँ जमा हो जाएगा इन पत्तियों पर। अब 2 पत्तियाँ हैं, दोनों पे धनावेश आ जाएगा। तो हमने देखा था कि समान आवेश क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में जो दूरी है वो बढ़ जाएगी। और ये अब इसके विपरीत करते हैं, एक नेगेटिव आवेश से आवेशित कोई गोला लाते हैं, यहाँ पर माइनस आवेश से आवेशित कोई गोला लाते हैं, तो ये प्लस आवेश को अपनी ओर खींचेगी, यहाँ पर प्लस आवेश कम हो जाएंगे तो ये दूरी घट जाएगी। ये वाला किताब में नहीं दिया गया, केवल यही प्लस आवेश को हिला के दिखाया गया है, लेकिन माइनस आवेश को भी लाएं तो दूरी कम हो जाएगी। और यदि और ज़्यादा आवेश लाएं
जितना ज़्यादा आवेशित गोले को इसके पास में लाएंगे उतनी ही इन दोनों प्लेटों के मध्य दूरी बढ़ेगी। यदि इस आवेश को कम करेंगे, गोले के आवेश को कम कर देंगे, तो इन दोनों प्लेटों के बीच में दूरी भी कम होती जाएगी।